अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है अदनान। मैं आप लोगों की भेजी की हॉरर स्टोरीज शेयर करता हूँ, और अगर आप भी मुझसे अपनी स्टोरी शेयर करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में एक व्हाट्सअप नंबर है और एक ईमेल एड्रेस है। आप जैसे चाहें लिखकर अपनी स्टोरीज मुझसे शेयर कर सकते हैं। मैं बेस्ट स्टोरी सेलेक्ट करके उसमें नरेट कर दूंगा। अच्छा, अगर याद हो आप लोगों को कि जब हम छोटे हुआ करते थे तो अक्सर औक़ात लाइट चली जाया करती थी। कभी नाना नानी से हम लोग या दादा दादी से स्टोरी सुना करते थे, तो वो एक अलग ही मजा था। क्या मतलब कि यार वो लाइफ, वो टाइम, वो बचपन, वो बहुत इंजॉय करते थे हम लोग। शायद आजकल की जनरेशन को वो नसीब नहीं है, लेकिन हमने वो वक्त बहुत गुजारा है। उस टाइम वो स्टोरीज हमारे लिए कितनी इंटरटेनमेंट होती थी, कितने एक्साइटेड हुआ करते थे कि रात को नाना या नानी से स्टोरी सुनेंगे। तो खैर वो वक्त भी हमने बहुत इंजॉय किया। तो ऐसी एक स्टोरी जो आज मैं आपसे शेयर करने वाला हूँ, ये हमारी एक सब्सक्राइबर हैं जिन्होंने अपने नाना की स्टोरी शेयर की। बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है, आपको अपनी उस फील में ले जाएंगी जो बचपन में हम लोग अपने नाना। आई होप आपको ये स्टोरीज अच्छी लगेंगी। चलते हैं स्टोरी की तरफ। स्टोरी शुरू करने से पहले आयतुल कुर्सी पढ़ते हैं और अपने आसपास इस्हार मान लेते हैं, क्योंकि सुना जब इन मखलूकात का जिक्र होता है तो ये बड़े इंटरेस्ट से हमारे करीब आ जाती हैं और अपनी बातें सुनने लगती हैं। आपको डर ना लगे, आयतुल कुर्सी पढ़ लें। अस्सलाम वालेकुम अदनान बेटा, मैं मिसेस खान पहले भी आपके साथ अपना एक वाकया शेयर किया और आज मैं अपने नाना की कहानी आपसे शेयर करने लगी हूँ। वैसे तो उनकी सारी जिंदगी इस तरह के वाकयात से भरी पड़ी है। अगर मैं आपको एक एक कहानी सुनाने बैठूं तो आप उन पर पूरा नावल लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ मैं आपको मुख्तसर करके कुछ वाकयात सुनाऊंगी। हमारे नाना सवात से ताल्लुक रखते थे, मगर वो अंग्रेजों का जमाना था। उस जमाने में वो वहां से निकले पढ़ाई के लिए और अलीगढ़ पहुंचे। वहां पर उन्होंने तिब और हिकमत की तालीम हासिल और अपनी ज्यादातर जिंदगी वहीं पर गुजारी। वहां पर रहते हुए वो रूहानियत से कब मुंसलिक हुए, किस तरह से हुए, ये कोई भी नहीं जानता, क्योंकि नानी उनकी जिंदगी में काफी बाद में आई। फिर इसके बाद उन्होंने शादी कर ली और फिर वहीं पर उनके बच्चे हुए। पहले 2 बेटे थे और फिर उसके बाद बेटियां। मेरी वालदा का 6ठा नंबर है। जब पाकिस्तान बना और पार्टीशन हुए, उस दिन अम्मी 6 दिन की थी, तो नाना उनको लेकर ढाका आ गए। वहां पर उन्होंने अपना मकतब खोला और वहां पर उन्होंने तिब्बे नबवी और रूहानियत में ही अपनी जिंदगी वक्फ कर दी। उनकी बहुत बड़ी लाइब्रेरी थी जो इन्होंने बनाई हुई, उनके इंतकाल के बाद ढाका गवर्नमेंट को दे दी गई। वहां पर उनका मतलब भी बहुत बड़ा और जबरदस्त था। हमारे नाना इल्म की उस मिराज पर पहुंचे हुए थे कि जन्नात वगैरह उनसे तालीम हासिल करते थे और वो उनके शागिर्द थे। नाश्ते में इन्हें रोज अजवा खजूर दी जाती थी जो कि स्पेशल मदीने से उनके लिए आती थी। अम्मी बताती हैं कि अक्सर वो उन्होंने खुद भी खाई। खैर उसी तरह से वक्त गुजरता रहा। अम्मी बताती हैं कि एक दिन का वाकया है कि एक शख्स आया, वो बहुत ज्यादा परेशान था और इसके चेहरे पर एक कुर्ब था। उसके साथ कुछ और लोग भी थे। उसने आकर कहा कि हकीम साहब, मैं परेशान हूँ और इस परेशानी से मुझे आप ही निकाल सकते हैं, कोई और नहीं निकाल सकता। नाना मुस्कुरा रहे थे और ऐसा लग रहा था कि जैसे इन्हें काफी इल्म। जब सब चले गए तो उन्होंने कहा कि हाँ बताइए कि क्या बात है। उसने बताया कि 1 महीना हुआ है और मेरे घर में एक बच्चा पैदा हुआ है और पैदा होने के बाद ही उस बच्चे ने बोलना शुरू कर दिया और वो खाने को मांगता है। उस टाइम जो भी मौजूद डर के मारे हमने वो सब उसके आगे रख दिया। वो सारा खा गया। अब तो हमारे घर का राशन भी खत्म हो गया और हम बहुत ज्यादा परेशान हैं कि हम करें तो क्या करें। ये बात पूरे खानदान में फैल गई है और काफी लोग आकर जमा हो गए, तो हमें समझ नहीं आ रही कि क्या करें। वो मर्दाना आवाज में बोलता है और सब कुछ खाता पीता है। तो नाना हंसने लगे और उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा कि कोई बात नहीं, आप परेशान ना हो। फिर नाना ने उससे कहा कि आप ऐसा करो, अपने घर की तमाम औरतों को वहां से हटा दो, बस उस बच्चे को रहने देना और उसके बाद एक बहुत बड़ी कढ़ाई ले आना जिसमें कम से कम 20 किलो तेल आ सके और सहन में एक बड़ा चूल्हा तैयार करो, उसमें आग दहकाओ और उस तेल को उबालो। रात के टाइम ये काम शुरू करना, मैं आ जाऊंगा।
اور ہاں، کمزور دل کے جو بھی حضرات ہیں، یعنی مردوں میں بھی جو کمزور دل ہے، یا پھر آپ کا دل کمزور ہوتا ہے بچے کو دیکھ کر، تو آپ لوگ وہاں سے ہٹ جائیے گا. کوئی مجھے ڈسٹرب نہیں کرے گا. میں کچھ بھی کرتا ہوں، آپ لوگوں نے مجھے پریشان نہیں کرنا. تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے حکیم صاحب، آپ جو بھی کہیں ہم وہی کریں گے. اور پھر وہ لوگ چلے گئے. رات کو انہوں نے سارا انتظام کیا، اور رات میں پھر ایک شخص آیا نانا کو لینے کے لیے، اور نانا ان کے ساتھ چلے گئے. وہاں پر انہوں نے اپنی ساری تیاری مکمل کر رکھی تھی. تو نانا جان نے پڑھنا شروع کر دیا، اور پھر انہوں نے کہا کہ اب آپ چولہا جلا دو. تو انہوں نے لکڑیاں جلائیں اور تیل کھولنے لگا. اور پھر انہوں نے کہا کہ بچے کو لے کر اور ایک بندہ نہ جائے، کیونکہ وہ بچہ ایک بندے سے نہیں آئے گا، کم سے کم بھی 2-3 افراد جائیں. تو ان کے گھر میں جو بھی مضبوط دل والے تھے وہ گئے. انہوں نے جا کر اس بچے کو اٹھایا. بچہ واقعی نہیں اٹھایا جا رہا تھا، کیونکہ وہ اس قدر بھاری ہو گیا تھا. وہ بہت مزاحمت کر رہا تھا مگر آ نہیں رہا تھا. بہرحال وہ 3-4 بندے اس کو پکڑ کر نانا کے پاس لے آئے. نانا نے ان کو بالوں سے پکڑ لیا. اس ٹائم نانا پڑھائی کر رہے تھے. پہلے نانا نے اسے بازو سے پکڑا اور پھر اس کی گردن دبوچ دی. اور پھر نانا بولے، اب بتاؤ کہاں سے آئے ہو، کون ہو تم، اور کیا چاہتے ہو، اور کس طرح یہاں آئے ہو، اور اصل بچہ کہاں ہے. مگر وہ نہیں مان رہا تھا. تو نانا نے کہا کہ ٹھیک ہے، تم ایسے نہیں مانو گے. تو انہوں نے اسے کھولتے ہوئے تیل میں اس کا پاؤں ڈالا. پاؤں ڈالنے کی دیر تھی کہ اس کی ایک مردانہ چیخ کی آواز آئی کہ لوگوں کا دل دہل گیا. اس بچے کا جو والد تھا وہ بھی ذرا سا پریشان ہوا. وہ آگے بڑھنے لگا تو دوسرے آدمی نے اسے پکڑ لیا کہ یہ تمہارا بچہ نہیں ہے. تو جب اس بچے کے پاؤں کڑھائی میں چلتے تو کتنے زیادہ پر نکل کر اس کڑھائی میں تیرنے لگے. وہ چیخنے لگا. نانا نے کہا کہ اب اگر تم سچ نہیں بتاؤ گے تو میں تمہیں پورا جلا کر بھسم کر دوں گا. پھر اس نے کہا کہ ٹھیک ہے، میں بتاتا ہوں. اس نے کہا کہ ایک دن میں اپنی فیملی کے ساتھ اوپر سے گزر رہا تھا. یہ خاتون سیدھی لیٹی ہوئی تھی. تو میں نے اس کے پیٹ میں دیکھا کہ وہ بچہ اتنے مزے سے لیٹا ہوا ہے اور اتنا آرام دہ لیٹا ہوا ہے کہ مجھے بہت اچھا لگا. میرے دل میں یہ خواہش پیدا ہوئی کہ میں کاش اس کی جگہ میں لیٹ جاؤں. تو میں نے اس بچے کو نکالا اور اپنی بیوی کو دیا کہ اس کو گھر لے جاؤ، اور میں اس کی جگہ پر بچہ بن کر لیٹ گیا. تو اس طرح میں اس عورت کے شکم میں 1-1.5 مہینہ رہا. اور پھر جب یہ ہوا ہے تو صاف ظاہر ہے میں اپنے حساب سے اپنی خوراک اور کھانا مانگتا ہوں، اور بولتا بھی ہوں، اور بہت کچھ بھی کرتا ہوں. تو انہوں نے کہا کہ تم نے غلط کیا. ایک انسان کو اس طرح سے تنگ اور پریشان کرنا، اس کے بچے کو لے کر جا کر اپنی جگہ پر رکھنا. اب تم اپنی بیوی سے بولو کہ وہ بچہ لے کر آئے اور اپنے قبیلے والوں کو بلاؤ. تو آپ کو پتا ہے کہ ذہنی طور پر ان لوگوں کا آپس میں رابطہ ہوتا ہے. نانا نے جب دوبارہ اس کو کڑھائی میں ڈالنے کی کوشش کی تو اس نے کہا کہ اچھا میں بلاتا ہوں. پھر اس کے بعد انہوں نے اسے بلایا. وہ بچے کو لے کر آئے. جب وہ بچے کو لے کر آئے تو جتنے بھی لوگ وہاں پر بیٹھے تھے وہ سب حیران ہو کر ان کے منہ کی طرف دیکھ رہے تھے کہ یہ کیا ہے. پھر نانا نے ان سے بچہ لے کر اس کے والد کو پکڑایا اور پھر اس سے کہا کہ میں تمہیں تو نہیں چھوڑوں گا، میں تمہیں پوری سزا دوں گا، اور پورے قبیلے سے کہتا ہوں کہ آئندہ میرے زندہ رہتے ہوئے یہاں پر کبھی کسی نے کسی کے ساتھ اس طرح کی حرکت کی تو میں پورے قبیلے کو جلا کر راکھ کر دوں گا. اور نانا نے اس کو پکڑ کر تیل میں ڈال دیا. تیل میں ڈالنا تھا کہ وہ پوری کڑھائی پروں سے بھر گئی اور ایک عجیب سی بدبو آنے لگی. وہ لوگ معافیاں مانگنے لگے کہ نہیں آئندہ ہم ایسا نہیں کریں گے، اور وہ لوگ وہاں سے چلے گئے. تو نانا نے ان لوگوں کو بھی نصیحت کی کہ آئندہ اپنی بہو بیٹیوں سے کہو کہ اس طرح سے کھلے عام صحن میں یا چھت پر اس حالت میں نہ لیٹا کریں. اور پھر نانا واپس آ گئے اور ان کی زندگی اسی طرح سے چل رہی تھی. ان کے پاس کافی لوگ آتے تھے. تو وہاں پر ایک گونگا مستان ہوا کرتا تھا.
वो पैदाइशी गूंगा था, बस वो छोटी सी तोहमत बांधे होता था। कोई इसको कपड़े पहनाता था तो फेंक देता था। वो हर वक्त गंदा मंदा फिरता रहता था। नाना जब उन लोगों को फारिग किया तो वो सामने ही खड़ा हुआ था। तो नाना ने उसको बुलाया तो उसने इशारे से बताया कि मैं नापाक हूँ, मेरा जिस्म और कपड़े गंदे। कि नाना के मुताबिक मैं कोई भी नापाकी की सूरत में नहीं आ सकता था। जिन्नात इन्हें उठाकर बाहर फेंक देते थे। यहाँ तक कि बहुत सारे लोगों ने नाना की तस्वीरें छुपा कर लेने की कोशिश। मेरे नाना दर्स और तदरीस का काम भी करते थे और जिन्नात उनके शागिर्द होते थे। वो आकर बताते थे कि आपकी तस्वीरें उतारी जा रही हैं। दीवार में सुराख करके कैमरा लगाया जाता था, लेकिन वो जिन्नात आकर बता देते थे। तो नाना उनसे कहते थे कि फिर आप लोग किस मर्ज की दुआ है, और फिर वो जिन्नात आकर कैमरे के सामने खड़े हो जाते थे। तो नाना की तस्वीरें कैमरे में नहीं आती थी। इसके बाद ये हुआ कि वो मस्तान वहां से जा रहा था। ये नाना के सवाद वापस आने से 1 हफ्ते पहले की बात है। तो नाना ने उसको जबरदस्ती बुलाया। वो अंदर गए और नाना ने इन्हें बिठाया अपने तख्त पर, मगर वो बैठने को तैयार नहीं था कि मैं बहुत गंदा हूँ। लाइब्रेरी भी बहुत बड़ी थी, उसमें बहुत ज्यादा किताबें थी। मुझे किताबों का बहुत शौक है और मैं सोचती हूँ कि काश मैं नाना के टाइम में होती। उस टाइम पर तो अम्मी भी छोटी थी, 6 से 7 साल की। तो खैर वो गूंगा आया और वहां पर बैठा। तो नाना ने उससे कहा कि अपनी जुबान बाहर निकालो। उसने अपनी जुबान बाहर निकाली। वो हैरान भी था। तो नाना ने कुछ पढ़कर उसकी जुबान पे एक दवाई लगाई। जुबान पर लगाना था कि फिर अल्लाह ने ऐसा मौजा किया कि वो गूंगा बोलने लगा और एकदम पीर साहब कह के नाना के कदमों में गिर पड़ा और नाना के पांव से लिपट गया और रोने लगे। तो नाना ने कहा कि चुप, कुछ भी नहीं बोलना, बस ये अल्लाह की करामत है, ये अल्लाह का हुक्म था, मैंने कर दिया। मैं तो सिर्फ फर्ज अदा करने वाला हूँ, हुकूमत तो सिर्फ मेरे अल्लाह की है। इसके बाद वो मस्तान वहां से चला गया और फिर अक्सर वो नाना के आसपास घूमता रहता था। नाना से मिलता, बातें करता। तो लोग हैरान होते थे कि पता नहीं क्या मौजज़ा हुआ है कि ये पैदाइशी गूंगा बोलना शुरू हो गया। फिर नाना का दिल वहां से उदास हुआ क्योंकि हमारे एक बड़ी खाला थी, उनका इंतकाल हुआ। तो वहां पर उनकी तदफीन की गई। उनकी डिलीवरी के दौरान उनका इंतकाल हो गया था। तो जहां भी कब्र खोदते पानी ही पानी होता और फिर इसके बाद उन्हें इसी तरह से पानी के अंदर ही दफन कर दिया गया। इनकी बच्ची थी नाना की गोद में, उसे अपनी गोद में छुपा कर पालते थे। 40 दिन के बाद उसकी भी डेथ हो गई। नाना ने उनकी तदफीन की और फिर इसके बाद बोला कि अपनी बेगम से कि बस मैं जा रहा हूँ, मेरा वक्त आ गया। बड़े बेटे का कहा कि जब वो आ जाए तो इसे कहना मुझसे मिलने आ जाए, क्योंकि मुझे पता है कि वो मुझे नहीं पाएगा। तुम्हारी नानी बिल्कुल सीधी सादी खातून थी। उन्होंने कहा कि हकीम साहब आप कहाँ जा रहे हैं? तो इन्होंने कहा कि बस तुम्हें पता चल जाएगा, मैं जा रहा हूँ। ये कहकर मेरे नाना ने अपना कफन खुद सिलाई किया, सब कुछ किया, हर चीज अटैची में रखी और वहां से सवात के लिए निकल गए। सवात का एक इलाका मदीनन, शायद मैं प्रोनाउंसिएशन गलत कर रहा हूँ। वो वहां पहुंचे, आज भी इनकी कब्र वहां पर है। नाना वहां पहुंच गए और सवात में रहने लगे। जब वो वहां रहे तो वहां पर भी 1-2 वाकयात हुए। तो आपको पता है कि पहले जमाने में लोगों के पास एक हैंड बैग हुआ करता था जिसमें वो अपने कागजात और पैसे वगैरह रखते और हाथ में उसका हैंडल होता था कि जिससे वो लटकाया करते थे। पैसे वगैरह भी उसमें रखे होते थे। तो नाना जब वहां पर रह रहे थे तो किसी ने उनका वो पर्स चुरा लिया। तो पर्स चोरी होने की वजह से नाना बहुत ज्यादा परेशान हो गए। परेशानी इस बात की नहीं थी कि इसमें बहुत सारे पैसे थे। नाना ने वहां पर बैठे हुए कहा मेरा बैग चोरी हो गया। तो उन सब ने कहा कि हकीम साहब झूठ बोल रहे हैं, इल्जाम लगा रहे हैं, हमारे अंदर कौन चोर हो सकता है? तो वहां पर सारे आसपास के लोग जमा हो गए और कहा कि हकीम साहब ये कैसे हो सकता है?
नाना ने कहा कि ये किसी ने तो किया है। नाना वहां पर बैठे हुए थे। इन्होंने कहा कि थोड़ी देर तक खुद ही पता चल जाएगा। वो खुद मेरे सामने नहीं आ रहा, तब भी मुझे पता चल जाएगा। इन्होंने 2 रकात नफल अदा किए और कहा कि या अल्लाह, अब मेरी इज्जत तेरे हाथ में है, जो भी है इसको आश्कार कर दे। तो इन्हें दुआ मांगकर हाथ झुकाए ही थे तो एक लड़का जो 15-16 साल का था, उसने अपने कपड़े फाड़ दिए और अपने आप को मारना शुरू कर दिया। उसका हाल बहुत बुरा हो गया। वो एक बेवा माँ का बेटा था। तो माँ समझ गई, वो भाग कर गई, घर की तलाशी ली और बैग ले आई और लाकर नाना को दे दिया और कहा कि हकीम साहब इसे माफ कर दें। तो नाना ने कहा कि मैं इसे माफ करता हूँ, लेकिन आप लोगों ने बताना था कि मैं झूठ नहीं बोल रहा। तो इसने कहा कि नहीं हकीम साहब, हमें पूरा यकीन है कि आप झूठ नहीं बोल सकते। फिर इसके बाद नाना ने दोबारा नमाज पढ़ी, दुआ मांगी और कहा या अल्लाह, मैं इसे माफ करता हूँ, आप भी इसे माफ कर दें। नादान है, ना समझ है। और थोड़ी देर के बाद वो लड़का सही हो गया और गिर कर नाना के कदमों में रोने लगा कि पीर साहब मुझे माफ कर दीजिए, मैं बहुत गुनाहगार हूँ। पैसों की जरूरत थी, लालच में आकर मैंने ये बैग ले लिया। मैंने एक दफा आपको पैसे रखते हुए देख लिया था। तो नाना ने उसमें से अपने खर्चे के कुछ पैसे निकाले और बाकी पैसे इसे दे दिए। वो रोने लगा और कहा कि नहीं, मुझे इसकी जरूरत नहीं है। तो नाना ने कहा कि नहीं, तुम्हें इसकी जरूरत है, मुझे नहीं है। तो ये कहकर उन्होंने वो पैसे उसे दे दिए और फिर वो बच्चा मरते दम तक नाना के साथ रहा। नाना जिस जगह पर ठहरे हुए थे वो होटल वाले का घर था। वो नाना के कबीले के ही लोग थे। उनकी एक बेटी थी जो बहुत खिदमत करती थी और वो इनका बिस्तर बिछाने लगी और नाना सोने लगे ईशा की नमाज के बाद। तो उसने कहा कि अब्बा, उन्होंने कहा कि हाँ बेटा बोलो। उसने कहा कि आप जा तो रहे मगर मेरे लिए जगह जरूर रखिएगा। तो मुस्कुराए और कहा कि परेशान नहीं होते, तुम भी बहुत जल्द आ जाओगी। तो 2-3 दिन के बाद जब नाना का वक्त आया तो उन्होंने अपने खिदमत गुजार को बोला कि सूरह यासीन पढ़ना शुरू करो। वो सूरह यासीन पढ़ने लगे तो बीच में उनसे कुछ गलती हुई। नाना ने आंख खोली और कहा अभी मैं जिंदा हूँ और तुम गलत पढ़ रहे हो। फिर नाना ने पूरी सूरह यासीन पढ़ी और फिर उसके बाद नाना उस दुनिया से चले गए। और फिर जब इनका जनाजा लेकर जाया जा रहा था फिर मामू वहां पर पहुंचे। उन्होंने गली से जाते हुए देखा था, मगर जब वो इस जगह पर पहुंचे जहां पर नाना ठहरे हुए थे, उन्होंने बताया वो अभी भी जनाजा लेकर गए। तो वो भागते हुए कब्रिस्तान पहुंचे, लेकिन वही हुआ जो नाना ने कहा था कि मिट्टी डाली जा रही थी उनकी मैयत पर। और फिर उनके 2-3 दिन बाद उस लड़की का भी इंतकाल। उनकी कब्र मेरे नाना के पांव के पास है। आज भी अगर कोई बंदा वहां जाकर मेरे नाना की कब्र की तस्वीर लेना चाहता है, जो कि हमारी फैमिली से नहीं होता, तो वो नहीं ले सकता। उनका कैमरा खराब हो जाएगा या फिर कुछ ना कुछ हो जाएगा। मेरी खाला के देवर गए थे तस्वीर खींचने के लिए। उन्होंने तस्वीर खींची मगर कैमरा खराब। जब वो कब्रिस्तान से बाहर निकलते तो कैमरा ठीक हो जाए। उन्होंने 2-3 दफा ट्राई किया मगर नहीं हुआ। हाँ, अलबत्ता जब मैं गई थी तो नाना की कब्र की तस्वीर लेकर आई थी, लेकिन उनकी अपनी हयात की तस्वीर किसी के पास नहीं है। बस एक है, हमने नाना को नहीं देखा। हाँ, बड़े मामू नाना से बहुत मिलते थे और मेरे नैन नक्श कुछ नाना की तरह है। मेरे अंदर तालीम का और किताबों का शौक मेरे नाना की तरह है। और जिस रात नाना का इंतकाल हुआ वो मस्तान घर के आगे बहुत सारों कतार रो रहा था। तो नानी ने छोटे मामू से कहा कि जाओ जाकर देखो कि मस्तान क्यों रो रहा है। तो आए और उन्होंने आकर पूछा कि मस्तान आप क्यों रो रहे हो। तो मस्तान ने कहा कि पीर साहब गए। तो छोटे मामू ने कहा कि क्या हो गया, पीर साहब कहाँ गए। तो मस्तान ने कहा कि पीर साहब दुनिया से गए। आप लोग इतने मगन हैं कि आपको खबर ही नहीं है कि पीर साहब दुनिया से चले गए। और ये कहकर वो मस्तान जो गायब हुआ तो फिर किसी को नजर नहीं आया। तो मामू रोते हुए ऊपर आए और आकर बताया कि अम्मा अब्बा जान चले गए। और फिर जब वहां से मामू आए
तो पता चल गया था कि उसी दिन ही इंतकाल हो गया था जिस दिन मस्तान रो रहा था। उनके जाने के बाद हालात तो बहुत ख़राब हो गए थे। लाइब्रेरी ढाका गवर्नमेंट को दे दी गई क्योंकि वहाँ पर कोई भी उनको संभालने वाला नहीं था। वहाँ पर बहुत अच्छी किताबें थी और फिर उनके नुस्खे पाकिस्तान में एक बहुत बड़ा इदारा उनकी बेस पर कायम दायम है। ये कहानी मेरे नाना की, उसमें बहुत सारे वाक़यात हैं जो मैं आपको नहीं सुना सकी, सिर्फ आपको उनके 3 वाक़यात ही बताए हैं। खुद मेरी ज़िंदगी, मेरी वालदा की ज़िंदगी इन वाक़यात से भरी पड़ी, मुझ पर सिर्फ इल्म किया गया था। ये कहानी मैं आपको फिर कभी सुनाऊंगी। अगर आपको अच्छी लगे तो अपनी यूट्यूब फैमिली से लाजमी शेयर कीजिएगा। बहुत शुक्रिया, आपने स्टोरी शेयर की। बढ़ते हैं एक और स्टोरी की तरफ। अस्सलाम वालेकुम अदनान भाई, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आपकी कहानी सुनाने का अंदाज बहुत अच्छा है। मैं पिछले 4 से 5 महीने से आपकी कहानियां सुन रहा हूँ। वैसे तो मैंने कभी यूट्यूब पर इस तरह से हॉरर कहानी नहीं सुनी थी, मगर आपका अंदाज बहुत अच्छा लगा, जिसकी वजह से कहानी सुनने में बहुत मज़ा आता है। मैं कुछ वजूहात की बिना पर आपसे अपना नाम शेयर नहीं कर सकता। मेरे साथ भी कुछ इसी तरह के वाक़यात हो चुके हैं जो मैंने कभी अपने दोस्तों से भी शेयर नहीं किए, क्योंकि बहुत सारे लोग इन बातों पर यकीन नहीं करते। तो मैं यही सोचता था कि ये जो भी है अल्लाह की तरफ से, इसलिए मैं इस तरह की बातें किसी के साथ शेयर नहीं करता। डर होता है और बहुत ज़्यादा डर होता है, और इन चीज़ों से डर लगना भी चाहिए, मगर एक पॉइंट आता है कि फिर बंदा आदी हो जाता है, और अब मैं इस पॉइंट पर आ गया हूँ। वैसे तो बहुत ज़्यादा वाक़यात हैं, मगर मैं आपसे अपनी एक कहानी शेयर करना चाहता हूँ। मेरी रूटीन कुछ इस तरह से थी कि मैं यूनिवर्सिटी जाता और फिर अपने डेरे पर, और वहाँ से फिर यूनिवर्सिटी और फिर अपना डेरा। वो एक कूजी टाइप की जगह थी। मैं अपने घर बहुत थोड़ी टाइम के लिए जाता, जैसे कि बस खाना खाने के लिए चला गया। तो मेरा ज़्यादातर वक्त मेरे घर के सामने जो गेस्ट हाउस टाइप होता है, हमारे केपीके में उसे डेरा कहते हैं, जो एक खुली जगह होती है बाहर के आने वाले लोगों के लिए। तो हमारे घर के बिल्कुल सामने ही हमारा डेरा है। मैं वहाँ पर अपनी गाड़ी भी खड़ी करता था। मैं वहीं से अपनी यूनिवर्सिटी भी आता जाता था। यहाँ सवाद में एक अमेरिकन कंपनी है, मैं उनके साथ काम करता हूँ 3 साल से। मेरे वालिद साहब की डेथ 2021 में हो चुकी है। मेरे बाबा ही मेरे लिए सब कुछ थे। एक ऐसा बच्चा भी होता है जो कि अपने वालिद से बहुत ज़्यादा क्लोज होता है। कुछ बच्चे अपनी वालदा के साथ क्लोज होते हैं। दोनों का किरदार आपकी ज़िंदगी में बहुत अहम है, और दोनों की अहमियत एक जैसी है। उसी तरह मैं अपने वालिद साहब के ज़्यादा करीब था। वो बिल्कुल मेरे दोस्त के जैसे थे। मेरे पास जो भी नॉलेज है, ये सब कुछ मुझे मेरे फादर से मिला है। वो एक रेंजर फॉरेस्ट ऑफिसर थे 33 साल तक, और फिर पिछले 18 साल से वो डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर थे। 2012 में वो रिटायर्ड हुए थे। तो खैर, जब मैं अपने डेरे में रहने लगा, जहाँ पर एक बड़ा कमरा था और एक नॉर्मल कमरा था, वो दोनों आपस में जुड़े हुए हैं और थोड़ी सी जगह बाहर है। मैं रात को भी अक्सर वहीं पर होता हूँ। मेरे साथ बहुत छोटे छोटे वाक़यात हुए थे, तो मैंने अपने वालिद साहब को बताया था। इन्होंने कहा था कि हाँ, इस तरह के मखलूक़ात होती है। डेरे में भी मैंने महसूस की है, लेकिन पता नहीं क्यों मुझे बिल्कुल डर नहीं लग रहा था, क्योंकि मैं यकीन ही नहीं कर रहा था। खैर, वक्त गुजरता गया, और 1 साल बाद इस तरह हुआ, मैं अपने डेरे पे बैठा हुआ था, एक दोस्त का इंतज़ार कर रहा था। तो मेरा दोस्त आया, वहाँ बैठा, और मैं घर चला गया। शायद मैं कुछ लेने के लिए गया था, मगर उस टाइम वो वहाँ पर अकेला था। जब मैं अपने घर से निकलने वाला था, मैंने अपने घर का गेट खोला, और जब बाहर आया तो मुझे डेरे से बहुत तेज आवाज़ आई। मेरा दोस्त चिल्लाता हुआ बाहर को भागा। वो हाँफ रहा था और उससे सांस भी नहीं आ रही थी। मैंने उससे पूछा कि हुआ क्या। उसने मुझे बताया कि किसी ने मुझे पैर से पकड़कर नीचे खींचा, और मैं मुश्किल से छलांग मार कर बाहर आया हूँ। तो मैं हंसने लगा। मैंने कहा, यार, मैं 24 घंटे इधर रहता हूँ। इसके बाद वो मेरे साथ अंदर नहीं जा रहा था। उसके बाद
वो घर चला गया और 2-3 दिन बाद फिर आया। तो रात के तकरीबन 12 बजे और मैं स्लो म्यूजिक सुन रहा और बैठकर अपने कुछ काम कर रहा था। तो मैं सिगरेट का एक नया पैकेट खरीद कर लाया था। वो मेरे सामने रखा हुआ था तो वो अचानक गायब हो गया और फिर उसी रात मेरी चाबियां भी गुम हो गई। ये बहुत ही अजीब था मगर मैंने इसको नजरअंदाज किया। फिर तकरीबन 2-3 दिन बाद रात के 3 बज रहे होंगे, मेरी आंख लग गई और अदनान भाई आप यकीन करें, पैरों के नीचे से जमीन निकलना तो एक अलग बात है, मगर उस रात मैं गड़गड़ा कर रोने लगा, या अल्लाह बस मुझे बचा लो। और मैं कलमे पढ़ रहा था। होता कुछ इस तरह है कि मैं सोया हुआ था, कि लाइट्स भी ऑन थी और म्यूजिक भी मुझसे ऑन रह गया था। पता नहीं मैं कौन सा ख्वाब देख रहा था और ख्वाब में ही किसी ने मुझे मेरे पैरों से खींचा। जब मेरी आंख खुली तो आप यकीन करें मैं बेड से नीचे जमीन पर था और मैं इतना डर गया था कि मैं आपको बता नहीं सकता। मैं बहुत चीखा, चिल्लाया, बाहर आया और कलमे पढ़ता रहा, लेकिन मैंने उस जगह को छोड़ा नहीं। मैंने जाए नमाज लेकर वहीं पर नफल पढ़े और कलमे वगैरह पढ़ता रहा। जब रोशनी हुई तो मैं वापस अपने कमरे में आया। नान भाई आप यकीन करें कि ये बहुत ही अजीब चीज थी जो मेरे साथ हुई। तो मैं वापस कमरे में आया और बुरा भला बोलने लगा कि ये सब क्या है, क्या चाहते हो आप लोग, मुझे बताओ। खैर उसके बाद मैं यूनिवर्सिटी चला गया और जब मैं यूनिवर्सिटी से वापस आया तो ये सारे सीन ऑन एंड ऑफ चल रहे थे। कभी एक चीज गायब होती तो कभी दूसरी चीज गायब, और फिर वही चीज 2-3 दिन के बाद उसी जगह पर दोबारा से मिल जाती है। इसके बाद मैंने क्या किया कि मैं वॉशरूम गया और मैं बाहर आया तो मेरा एक मोहल्ले का दोस्त है, वो अक्सर आता जाता है, वो बैठा हुआ था। तो मैंने उसे कहा कि यार तुमने मुझे डरा दिया, शायद वो मेरे साथ बैठा रहा, गप्पे शप्पे लगाएं। तकरीबन आधा पौना घंटा वो कोई खास बात नहीं कर रहा था, थोड़ा अजीब सा लग रहा था मुझे, तो मैंने नोटिस करना छोड़ दिया। तो जब वो गया, अब यहाँ से थोड़ा ध्यान से सुने, जब वो गया और मैं उसको रुखसत करके वापस अंदर आया और मैं बैठा तो दरवाज़ा नॉक हुआ। मैं बाहर गया तो मेरा वही दोस्त सामने खड़ा था। मैंने उसे पूछा कि क्या हुआ, क्या कुछ रह गया? तो वो बड़ी हैरानगी से मुझसे पूछ रहा था कि क्या तुमने कुछ पी रखा है। मैंने उसे कहा कि तुम अभी आए थे और अभी थोड़ी देर पहले तुम गए हो। तो वो स्टिल हंस रहा था। मुझे लगा कि शायद मैं उसके साथ कोई मजाक कर, तो मैं भी हंस रहा था। मैंने कहा कि चलो छोड़ो रहने दो। अंदर आए, हम लोग बैठे तो थोड़ी देर में ही बातों से मुझे अंदाजा हो गया कि मेरे साथ क्या सीन हुआ है। मैं बहुत ज्यादा डर गया था, मगर मैंने दोस्त को कुछ नहीं बताया। तो मैं फौरन दौड़कर अब्बू के पास गया, अब्बू को सारा वाकया सुनाया। उन्होंने कहा कि बेटा देखो, जिन्नात किसी भी शक्ल में आ सकते हैं। तुम आधा घंटा एक जिन के साथ बैठे हुए थे, वो कोई और मखलूक थी, तुम जिसके साथ बैठे थे। और नान भी आप यकीन करें कि मैंने नोटिस क्या किया था कि वो बहुत ज्यादा स्मोकिंग करता है। इस वाक़े ने मुझे बहुत ज्यादा डरा दिया था। आज 4 से 5 साल हो गए इस वाक़े को। मैं दिन के अक्सर टाइम वहाँ गुजार लेता हूँ, मगर रात को वहाँ पर नहीं रुकता। तब तो मेरे अब्बू भी जिंदा थे। ये तकरीबन 19 या 20 की बात है। 16 से लेकर 2019 तक तो बहुत ज़्यादा वाक़यात मेरे साथ हुए, और भी बहुत सारी जगहों पर हुए, मगर ये मेरा पहला तजुर्बा था जब मैंने इन चीज़ों पर यकीन किया। आप यकीन करें, मैं जंगलों में भी रहा हूँ, बहुत खौफनाक जगहों पर भी ठहरा हूँ, मगर कुछ भी नहीं हुआ। बस सिर्फ उस डेरे पे मेरे साथ ये वाक़या हुआ था। जब वो टांग वाली बात हुई और मैंने अपने अब्बू से शेयर की, तो इन्होंने कहा कि तुम किसी भी चीज़ पर रिएक्ट मत दो, वो अभी भी वहाँ पर है और अपनी मौजूदगी का एहसास भी दिलाते हैं। मगर मैं उन सारी चीज़ों को इग्नोर कर, ये मेरा एक छोटा सा वाक़या था। अगर ये आपको अच्छा लगे तो इसे शेयर कीजिएगा। मैं आपके साथ और भी अपनी स्टोरी शेयर करूँगा। अल्लाह पाक आपको इसी तरह से तरक्की दे और सेहत दे, ताकि हम आपको देख सकें और सुन सकें, हम भी खुश हो सकें।
अदनान भाई, अपना ख्याल रखें। आपका बहुत शुक्रिया कि आपने मेरी कहानी सुनी। अल्लाह हाफिज़। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया इतनी दुआएं देने के लिए। अल्लाह ताला आपको भी खुश रखे और ढेरों दुआएं। पढ़ते हैं एक और स्टोरी। अस्सलाम वालेकुम अदनान, कैसे हैं आप? जो वाक़या मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ, ये मेरी ज़िंदगी का सबसे खौफनाक वाक़या है और इसका एक लफ्ज़ हकीकत पर मबनी है। ये वाक़या आज से तकरीबन 40 साल पुराना है। आपको बताती चलूँ कि मेरे वालिद साहब पाकिस्तान एयरफोर्स से मुंसलिक थे और हम लोग चकलाला बेस में रिहाइश पजीर थे। हम 6 बहन भाई हैं और मैं तीसरे नंबर पर थी। ये उन दिनों की बात है जब मैं कॉलेज की स्टूडेंट थी। मेरे घर में मेरे रिश्ते आने लगे। एक दिन एक औरत रिश्ते के सिलसिले में हमारे घर आई। काफ़ी मॉडर्न और कुछ चालाक सी लगी। वाली साहब ने ये कहकर इनकार कर दिया कि मेरी बेटी अभी पढ़ रही है, लेकिन उस औरत ने इस इनकार को कोई अहमियत नहीं दी और वो बदस्तूर हमारे घर के चक्कर लगाती रही। वालिद और वालदा के सामने हाथ जोड़ती, मिन्नतें करती कि इस लड़की का रिश्ता हमें दे दो। बातों बातों में उसने मेरी वालदा का नाम पूछ लिया और मैं हैरान रह। उस दिन मैं बहुत ज़्यादा खौफज़दा थी। जब मैं अपनी क्लास लेकर बाहर निकली तो मैंने उस औरत को खुद को ग्राउंड में ढूंढते हुए पाया। उसका आना जाना हमारे घर में लगा रहा और फिर कुछ अरसे तक ये सिलसिला यूं ही चलता रहा और फिर हम सब गर्मियों की छुट्टियां गुजारने के लिए अपने गांव जहलम चले गए। और 1 महीना छुट्टियां गुजारने के बाद जब हम अपने घर वापस आए तो उसी शाम पड़ोस में से एक आंटी हमारे घर आई और बोली, आपका एक खत हमारे घर आ गया है। अम्मी बहुत ज़्यादा हैरान हुई कि पता तो हमारा है, मगर लेटर उनके घर में कैसे गया। तो खोला गया तो उसके अंदर सिर्फ एक लाइन की तहरीर थी, मैं जल्द मिलने आ रहा हूँ, और नीचे जफ़र इकबाल लिखा था। हैरान की इस बात की थी कि उस नाम का कोई भी बंदा हमारे दोस्तों या रिश्तेदारों में नहीं था और उस लेटर के लिफाफे पर कोई मोहर भी नहीं थी। गांव से पोस्ट किया गया। कुछ दिनों बाद वालिद और वालदा का काम के सिलसिले में गांव जाना पड़ा। हम बहन भाई घर में अकेले थे। उस जमाने में अटैच वॉशरूम का रिवाज नहीं था। वॉशरूम घर के सहन में होता था। दिसंबर की सर्द रात थी और सब बहन भाई एक ही रूम में सोए हुए। मैं वॉशरूम में जाने के लिए उठी। बरामदे में सर्दी से बचने के लिए एक चट लगा रखी थी, तो जैसे ही मैंने बरामदा अबूर करने के लिए वो चट हटानी चाहिए तो मुझे चट के बिल्कुल साथ सहन में किसी के पांव घसीट कर चलने की आवाज आई। आवाज से ही अंदाजा हो रहा था कि जो कोई भी वहां पर वॉक कर रहा है उसके पांव का साइज आम इंसान के पांव के साइज से बहुत बड़ा है। आवाज आज भी मेरी याददाश्त में महफूज है। मैं नहीं जानती किस चीज ने मुझे बाहर जाने से रोक दिया। पहले तो मैं समझी कि मेरी बहन अब्बू के स्लीपर पहनकर बाहर वॉक कर रही है, मगर जब मैं कमरे में वापस आई तो मैं ये देखकर हैरान रह गई कि वो सो रही थी। खौफ की एक सर्द लहर मेरे जिस्म में दौड़ गई और फिर इस तरह की एक्टिविटीज का सिलसिला बहुत तेजी से शुरू हो गया। घर में बिल्लियों की आमदोरफ्त बढ़ गई जो रात देर तक सहन की चारपाइयों पर बैठी रहती थी और इसके बाद बहुत ही अजीब और गरीब आवाज में एक दूसरे से बातें कर। वाली साहब ने उन्हें बहुत डरा कर भगाने की कोशिश भी की, मगर वो वहां से 1 इंच भी नहीं हिलती थी। जैसे ही सुबह की अजान होती तो खुद ब खुद उठकर चली जाती। घर की चीजें मुसलसल इधर उधर होने लगी। शुरू में एक दूसरे पर शक हुआ कि शायद किसी बहन भाई ने उठाकर इधर उधर रख दिए, मगर घर में इस तरह की परेशानियां बढ़ने लगी। उस औरत की आमदोरफ्त भी जारी थी और उसका असर शिद्दत पकड़ रहा था। ये उस दिन की बात है जब सर्दियों की छुट्टियों के बाद कॉलेज का पहला दिन था। मैं अपना कॉलेज बैग ढूंढ रही थी और मैं बहुत शोर कर रही थी कि मेरा बैग कहाँ गया। बहुत देर के बाद अम्मी ने मुझे बैग ला कर दिया और कहा कि स्कूल कॉलेज का बैग पट्टियों के पीछे रखने की जगह होती है। मैं हैरान तो हुई, मगर उस वक्त बहस का मूड नहीं था। मैंने बैग लिया और अपनी कॉलेज चली गई। पहले पीरियड में जब मैंने बैग खोला
और अपनी साइकोलॉजी की कॉपी निकाली तो उस कॉपी पर बहुत ही अजीब व गरीब और बहुत ही गंदी हैंड राइटिंग में अजीब सी तहरीर और तस्वीर बनी हुई थी। पेन को इतनी सख्ती से इस्तेमाल किया गया था कि जहां पर तहरीर थी वहां से सफ़े फटे हुए। एक एक करके मैंने अपने बैग की सारी बुक्स और कॉपीज चेक की। सारी बुक्स और कॉपीज का यही हाल था, लेकिन एक तहरीर ने मुझे डरा दिया जिस पर लिखा था मैं आ गया हूँ। और मुझे वो खत याद आ गया जो कुछ अर्सा पहले मेरी अम्मी की दोस्त ने इन्हें दिया था कि आपका आया। घर आकर मैंने सब कुछ अम्मी के सामने रख दिया। जब अम्मी ने मेरी बुक्स और कॉपीज का हाल देखा तो वो बहुत परेशान हुई। दूसरे दिन मेरी छोटी बहन का बैग भी गायब हो गया और वो भी वहीं से मिला जहां से मेरा मिला था। उसका हाल तो मेरे बैग से भी ज्यादा बुरा था। अब तो जैसे घर में ऐसी चीजों का उछाल आ गया था जैसे कि कोई चीज तैश में आ गई हो। रात को मेरी बड़ी बहन ने अपना यूनिफॉर्म प्रेस करके बाहर तार पर लटका दिया। सुबह वो गुस्से में उठकर चीखने लगी कि अम्मी इधर आए, देखें मेरी यूनिफॉर्म के साथ क्या हो गया। जैसे ही हमने जाकर यूनिफॉर्म देखा तो उसकी यूनिफॉर्म के सामने वाले हिस्से में बिल्ली के 2 पंजे लगे हुए थे, जैसे कि बिल्ली ने इतनी शिद्दत से उसको फाड़ा था। उस ड्रेस का एक एक धागा बाहर निकला। खौफ से हम सबका बुरा हाल था। तो अम्मी ने बात हमारी चाची के साथ डिस्कस की। उन्होंने अम्मी को एक औरत का पता बताया जो सिर्फ नूरी अमल करती है और काले जादू का तोड़ भी कर। हम सब ने कॉलेज से छुट्टी की। अम्मी ने वो शर्ट ली और मुझे साथ लिया और उस औरत के घर जा पहुंचे। बाहर हमें जूते उतारने को कहा गया। एक कमरा था जहां पर औरतें जमीन पर बैठी थी। अम्मी ने जैसे ही अपना कदम कमरे के अंदर रखा तो उस अमल करने वाली औरत ने एक चीख के साथ बहुत ऊंची आवाज में बोला कि वहीं ठहर जाओ। सब हैरान हो गए और मुड़कर हमें देखने लगे। हम खुद भी खौफजदा हो गए। उसने गुस्से से अम्मी से पूछा कि तुम्हारे हाथ में क्या है। अम्मी ने बताया कि एक कमीज है, आपको दिखाने के लिए लाई हूं। उसने कहा कि बाहर चली जाओ और ये शॉपर मेरे घर से बाहर रख कर आओ। तुम पर बहुत ही गंदा अमल हुआ है। और ये कहकर वो जमीन पर थूकने लगी। फिर वो वुजू करने चली गई। हम लोग दोबारा डरे हुए कमरे में आए और अपना नंबर लिया। जब अम्मी की बारी आई तो अम्मी ने सब कुछ तफसील से बयान किया। उसने बताया कि आप पर काला जादू किया गया और बहुत ही गंदा अमल किया गया। घर की तबाही और बर्बादी के लिए तोड़ मुश्किल है, मगर मैं कोशिश करती हूँ। घर के हर फर्द के लिए उसने तावीज़ दिया और हम घर आ गए। अम्मी ने सारी बात अब्बू को बताई। रात हुई तो सब सो गए। सुबह जब नमाज के लिए मैं उठी तो तार पर से अपना दुपट्टा उतार कर सर पर लेने लगी तो कोने में गिरा लगी हुई थी। मैंने खोला तो उसमें एक लेटर था जिसमें मुझे ही मुखातिब किया गया था। जो कोई भी था उसे हमारी सारी एक्टिविटीज का बहुत अच्छे से इल्म था। खत में लिखा था कि जो तुम कर रहे हो वो मैं सब जानता हूँ। मैं तुम्हें लेने आया हूँ और लेकर जाऊंगा। मैं बहुत डर गई और वो खत ले जाकर मैंने अम्मी को दिया। हम सब लोग बहुत परेशान हुए और अब्बू बहुत परेशान हुए। उन्होंने कहा कि मेरे घर में बेटियां हैं, हो सकता है कि ये किसी लड़के की शरारत हो। वो फौजी थे तो वो अपने साथ एक काबिल भरोसा बंदा लेकर घर आए और रात को पहरा देने का सोचा। वो दोनों अपनी अपनी बंदूकें संभाल कर घर के कोने में बैठ गए और चुप कर इंतजार करने लगे। जब 4 बज गए और कुछ भी ना हुआ तो अब्बू ने उस बंदे को घर भेज दिया और खुद अपने कमरे में आ। आधे घंटे के बाद जब अम्मी जागी तो उन्होंने शोर मचाना शुरू कर दिया और अम्मी ने जब घर की सारी लाइट्स ऑन की तो हम देखकर हैरान हो गए कि हमारे घर का हाल ऐसा था जैसे कोई अभी बहुत सारे चोर आकर गए हों। घर की सारी चीजें उलट पुलट थी। बेटियों का सारा सामान बाहर था। घर की हर दीवार पर बड़े बड़े हरूफ में अजीब सी तहरीर लिखी हुई थी जिसमें साफ तौर पर धमकी दी गई थी कि मैं तुम सबको मार दूंगा। हर दीवार पर हैंड राइटिंग मुख्तलिफ थी। घर का हशर नशर हो चुका था। जैसे कि सूरज निकला, अम्मी फौरन उस औरत के पास चली गई
मैं भी अम्मी के साथ थी। अम्मी उसके पास जाकर बहुत रोई तो उसने बहुत गुस्से से बोला कि तुम लोग घर जाओ, मैं उसका बंदोबस्त करती हूँ। उसने बताया कि आपके घर में कोई मखलूक है और वो 4 से 5 की तादाद में है और बहुत खतरनाक। आज रात मैं चिल्ला करूंगी और कल तुम आ जाना और जितनी जल्दी हो वो अपना घर खाली कर दो। अम्मी ने घर आकर अब्बू को सारी बात बताई। अब्बू अपने ऑफिसर से मिलने चले गए ताकि किसी घर का बंदोबस्त हो सके। हम सारी फैमिली मेंबर्स एक साथ जुड़कर बैठे रहते थे। खौफ की वजह से वॉशरूम भी अकेले नहीं जाते थे। मैं इशा की नमाज पढ़ने लगी तो सामने पेपर फोल्ड हुआ मिला। जब मैंने खोला तो इसमें तहरीर थी और बहुत गुस्से में थी। जो कुछ भी तुम लोग कह रहे हो वो सब मेरे इल्म में है। आज रात जब मैं तुम्हारे घर आऊंगा तो तुम्हारे घर वालों को बेहोशी की दवा देकर तुम्हें अपने साथ ले जाऊंगा और कोई भी मुझे रोक नहीं पाएगा। मैं बहुत ज्यादा खौफजदा हो गई और रोते हुए अपनी अम्मी अब्बू के पास आ गई। अब मुझे इस बात का डर था कि अगर अम्मी अब्बू लोग बेहोश हो गए तो मैं क्या करूंगी। मैं सारी रात अम्मी से लिपट कर बैठी रही। मैंने किसी को भी सोने ना दिया। इसके बाद जब आँख खुली और किचन में गई तो सामने एक कैलेंडर पर तहरीर था, अब तुम्हें मुझसे कोई नहीं बचा सकता। अम्मी उस औरत के पास चली गई। उसने 4 तावीज़ अम्मी को दिए और अम्मी से कहा कि मगरिब के टाइम किसी पुराने कब्रिस्तान में जाकर 4 कोनों में ये मिट्टी में दबाना है और फिर वहां से जल्दी घर वापस जा। अम्मी और अब्बू हम सब बच्चों को घर छोड़कर उस शाम कब्रिस्तान चले गए। हम सब का खौफ से बुरा हाल था और वो जल्द ही अपना काम करके वापस आ गए। सारी रात हम खौफ से जागते रहे। सुबह उठे तो अपने घर को खौफ से देखने लगे। 2 महीने में ये पहली सुबह थी कि हमें उस मखलूक की तरफ से कोई पैगाम नहीं मिला था। हमने हर जगह जाकर देखा मगर हमें कोई एक साइन भी नहीं मिला था। उस दिन मगरिब से पहले हमें घर छोड़ना था। हम सब ने मिलकर जल्द से जल्द पैकिंग की और मगरिब से पहले वो घर छोड़ दिया। ये हमारी जिंदगी का ऐसा खौफनाक वाकया है जो हम चाह कर भी नहीं भुला सकते। तो ये थी मेरी एक कहानी। अगर आपको अच्छी लगे तो इसे शेयर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज। बहुत शुक्रिया आपने अपनी स्टोरी हमसे शेयर की। आप कह रही थी कि मेरे कुछ और भी वाकयात हैं, आप चाहें तो मुझे लाजमी भेजिएगा क्योंकि मुझे आपकी ये स्टोरी बहुत इंटरेस्टिंग लगी। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आज की स्टोरीज आपको पसंद आई होंगी। स्टोरीज पसंद आई हैं तो वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल भी सब्सक्राइब कर लें। बेल आइकन प्रेस करके ऑल का नोटिफिकेशन ऑन कर लें। सो गई कि आप मेरी यूट्यूब फैमिली का हिस्सा बन जाएंगे और मेरी स्टोरीज के नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचाया करेंगे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। मुझे इजाजत, मिलते हैं किसी और इंटरेस्टिंग स्टोरी में। अल्लाह।